गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अंशिका है और इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट एआई एथिक्स यूनिट 4। तो कल की वीडियो में मैंने यूनिट 3 पूरी कवर कर दी थी। आज के वीडियो में हम यूनिट 4 देखेंगे और यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, बट यूनिट 2 अभी रह रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो। बट मैं याद से और पक्का इसकी यूनिट 2 भी अपलोड कर दूंगी। बट आज इसमें हम देखेंगे यूनिट 4 के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 है हमारी एआई एंड सोसाइटी एप्लीकेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या रहती है उसमें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में। ग्लोबल गवर्नेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस रेफर्स टू एन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अमंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेक होल्डर्स टू रेगुलेट एंड मैनेज एआई एट ग्लोबल लेवल्स। जो ग्लोबल गवर्नेंस होती है वो कुछ हमारे टाइप ऑफ एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि कंट्री लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एआई का मैनेजमेंट और रेगुलेशन करती है कि मतलब क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ एआई वॉयलेट कर रहा है उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ये होता है हमारे पास। की फीचर्स इसके ये रहते हैं कि नो सिंगल ग्लोबल अथॉरिटी, कोई ऐसी एक सिंगल ग्लोबल अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। बेस्ड ऑन कॉर्पोरेशंस एंड एग्रीमेंट्स एंड इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। मतलब एक सिंगल अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो कि इस चीज़ों पे काम कर रही है। काफ़ी सारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन चीज़ों पे काम कर रही हैं हमारा। और ये हमारा किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये हमारा कॉर्पोरेशंस और एग्रीमेंट के बेसिस पे बेस्ड होती है सारी चीज़ें। और ये सिर्फ एक स्टेक होल्डर को नहीं लेके चलते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं अपने काम में। की पार्टिसिपेंट्स इसके गवर्नमेंट होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, OECD, प्राइवेट कंपनीज और सिविल सोसाइटीज। ये सारे इसके की पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि और एक्चुअल में और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, उसको रन करने में हेल्प करते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एआई क्या है। एआई इज ग्लोबल एंड नीड्स ग्लोबल रूल्स। मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में एआई का यूज करा जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो एआई है वो ऑलमोस्ट हर जगह पर ग्लोबली यूज हो रहा है। और उसका प्रिवेंशन करने के लिए कि मिसयूज ना हो उस चीज का, जैसे कि सर्विलेंस या फिर डीप फेक्स में उसका यूज ना हो, उसके लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है। फिर एआई की ये भी एक चीज इम्पोर्टेंट है कि वो इंश्योर करे फेयरनेस एंड ह्यूमन राइट्स। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीजों को वो प्रमोट करे जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। चैलेंजेस इसके ये रहते हैं कि डिफरेंट लॉज रहती हैं अलग अलग कंट्रीज में, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट हमें देखने को मिलता है और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सेकेंड है हमारा जो टॉपिक है विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विच इज CSR इन एआई। तो ये क्या होता है हमारा, देखो डेफिनेशन से पढ़ समझते हैं हम सबसे पहले। इट रेफर्स टू द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू एंश्योर देयर एआई सिस्टम्स डू नॉट हार्म द सोसाइटी। ये कुछ ऐसे एआई सिस्टम्स होते हैं, मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल पे इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऐसे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनीज की हो कि जो भी उनके एआई सिस्टम है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो। तो इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहते हैं कि एक तो वो अवॉइड करता है कि बायस ना हो और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो भी हमारा यूजर डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे। फिर इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को और प्रमोट करता है हमारा फेयरनेस को। तो आप इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने सिंपल आपको बुलेट पॉइंट्स बता दिए हैं इसके। इसके एग्जाम्पल्स ये रहते हैं, जैसे कि मान लो एक कंपनी है, वो एआई का यूज कर रहा है फॉर हायरिंग। तो उसमें क्या हो, उसमें ये चीज ना हो कि जेंडर बेसिस पे आप सिर्फ हायरिंग कर रहे हो, मतलब आपने मेल फीमेल्स को ही हायर करा, ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई सीट्स नहीं है, या फिर मेल कैंडिडेट्स को ही ज्यादा हायर कर रहे हो, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उतनी सीट्स नहीं है। या फिर कास्ट बेस पे कि अगर किसी की लोअर कास्ट है तो आप उसको हायर नहीं कर रहे हो, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए, मतलब जेंडर रेस इस बेसिस पे। और फेयर इवैल्यूएशन होना चाहिए कैंडिडेट्स का। सॉरी। इंपॉर्टेंस इसकी रहती है बिल्ड्स ट्रस्ट, अवॉइड्स लीगल रिस्क, प्रमोट करता है हमारे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को। थर्ड है हमारा जो पॉइंट टॉपिक है विच इज डिसीजन मेकिंग रिस्क इन एआई। मतलब क्या डिसीजन मेकिंग रिस्क हमें दिखते हैं एआई में। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमारा डिसीजन मेकिंग रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म ड्यू टू इनकरेक्ट और बायस्ड इंफॉर्मेशन।
मतलब क्या है कि मतलब जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एआई से पूछा सॉरी, जैसे मैंने एआई से पूछा कि मैंने अभी 10th कंप्लीट करी है तो मेरे को क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, मेरे मार्क्स के बेसिस पे, जैसे मैं साइंस में बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म करा हूँ और फिर भी उसने मेरे को रेकमेंड कर दिया कि आप नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल स्ट्रीम में जाओ। तो दिस काइंड ऑफ डिसीजंस जो कि मेरे को हार्म करे फ्यूचर में, तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकता है। या स्पेशली इसका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे अगर पेशेंट्स के हमने कुछ रिकॉर्ड्स पास करें, कुछ हमने उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो हमने एआई सिस्टम्स से पास करी और उसके बाद उससे पूछा कि इनको क्या बीमारी है, और एक्चुअल में है तो पेशेंट को कैंसर, बट उसने बता दे कि नॉर्मल बुखार है, 4 दिन की दवाई लो ठीक हो जाएंगे। तो ये कुछ एआई डिसीजंस तब हार्मफुल हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होगा इसमें कि बायस रिस्क, अनफेयर आउटकम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एरर रिस्क का मतलब है कि इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस हमें देखने को मिल रही है। ओवर रिलायंस की मतलब हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं एआई को, खुद से कुछ फैक्ट्स हम चेक नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी कि मतलब जो एआई सिस्टम है वो मे भी हो सकता है वो हमारी चीज को समझ ही नहीं पाया, हमारी रिपोर्ट्स को उसने ठीक से एनालाइज नहीं करा, तो वहां पे हमें क्या होएगा, हमारा वो डिसीजन वहां पे खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको वैसे बताया वो भी आप लिख सकते हो, बट ये लिख सकते हो कि एआई डिनाइज लोन टू एलिजिबल कस्टमर। किस बेसिस पे कि फाइनेंशियल इनजस्टिस हुआ, मतलब फाइनेंशियली वो बंदा कैपेबल था बट स्टिल उसको एआई सिस्टम ने लोन अप्रूव नहीं करा उसका। तो इसका मिटिगेशन क्या है कि एक तो ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए, मतलब आप पूरी तरह से एआई पे रिलाई नहीं रह सकते, एक ह्यूमन होना चाहिए जो कि अनबायसली चीज़ों को ओवरलुक करे। रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए और एक्सप्लेनेबल एआई होना चाहिए कि मतलब जो भी वो आपको डिसीजन दे रहा है उसके साथ में एक एक्सप्लेनेशन भी दे कि उसने यही डिसीजन क्यों दिया, इसका ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं बताया कुछ। देन आता है हमारे पास मार्केट फेलियर इन एआई, कि मतलब मार्केट फेलियर्स हमें एआई में कैसे देखने को मिल सकते हैं, या आजकल भी देखने को मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि एआई जॉब्स खा रहा है। तो वही सारी चीजें मार्केट फेलियर में आता है हमारा। तो मार्केट फेलियर अकर्स when the AI market fails to distribute benefits fairly और efficiently। मतलब मार्केट फेलियर एआई के एक्सपेक्टिव में क्या है कि जब एआई सिस्टम हमारा बेनिफिट्स को फेयरली और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है अमंग द सोसाइटी, तो वहां पे हमें देखने को मिलती है सारी चीज। तो इसके कॉजेज ये रहते हैं कि एक तो मोनोपोली पावर। मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ एक सिंगल कोई बहुत बड़ी कंपनी है उनका ही डोमिनेंस है। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे आजकल हम चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आजकल और भी ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास आ गए कि ब्लैक बॉक्स एआई आ गया है या फिर हमारे पास गूगल जेमिनाई है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब मैं बोलूँ कि मोनोपोली पावर है या बहुत बड़ी कंपनी है ओपन एआई, वो कह रही है कि आप सिर्फ चैट जीपीटी ही यूज करोगे, कुछ और यूज नहीं करोगे, तो वहां पे मार्केट फेलियर देखने को मिल सकते हैं। या फिर डेटा इन इक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोर डेटा, मतलब डेटा इन इक्वालिटी की वजह से भी मार्केट फेलियर्स देखने को मिलते हैं। फिर एक्सटर्नलिटीज मींस नेगेटिव इफेक्ट्स लाइक जॉब लॉस एंड प्राइवेसी हार्म। एआई के ज्यादा यूज करने की वजह से जॉब लॉस या फिर प्राइवेसी हार्म भी हमें देखने को मिल रहा है, कि मतलब कई लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारा उन्होंने डेटा एक्सेस कर लिया, एआई ने फोटोज एक्सेस कर लिया, तो प्राइवेसी हार्म है बहुत ज्यादा। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, इसका ये मतलब है कि जो लोग है ना वो एक्चुअल में हो सकता है कि एआई तो अच्छी चीजों के लिए बनाया गया, बट जो मॉर्फिंग है, एआई को इतनी चीज समझ ही नहीं आती कि उसको इस टाइप के काम नहीं करने, बट स्टिल क्या है, जो ह्यूमंस है यूजर्स है वो एआई सिस्टम्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनका मिस यूज कर रहे हैं। तो वहां पे ह्यूमन का थोड़ा हमारा वो रहती प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर हमारे पास इम्पैक्ट क्या रहता है कि एक तो इनइक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज हमें देखने को मिल रहा है। लिमिटेड एक्सेस टू एआई बेनिफिट्स, मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। सॉल्यूशन इसका ये रहता है कि आप या तो गवर्नमेंट रेगुलेशन कर सके, ओपन सोर्स एआई का यूज़ कर सके हम, और इंक्लूसिव डेटा सेट्स का यूज़ कर सके। फिर है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट विच इज ग्लोबल, सॉरी, ग्लोबल जस्टिस इश्यूज रेज्ड बाय एआई।
तो ग्लोबल जस्टिस इश्यूज क्या होते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। देखो, ग्लोबल जस्टिस रेफर्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई बेनिफिट्स एंड रिस्क अक्रॉस द सोसाइटी। सोसाइटी में ही आप ग्लोबली सारी जो जस्टिस है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो एआई बेनिफिट्स का और रिस्क का ऑल ओवर द सोसाइटी। अब इसमें की इश्यूज क्या होंगे, एक तो अनइक्वल एक्सेस था पहले एआई का, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इशू वो रिजॉल्व हो जाएंगी। बायस अफेक्टिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, उनको भी ये वो करेगा कि मतलब बायसिंग नहीं होगी वहां पे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी रिलीजन के लोग माइनॉरिटी में है तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो गया, तो बायसिंग उसके बेसिस पे नहीं होगा। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी प्रॉब्लम एक हमें देखने को मिलती है, तो नहीं होगा। अब देखो, एक तो ना ये चीज है कि जैसे अगर ग्लोबली चीजें हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ को कि एक कंपनी, सॉरी एक कंट्री है, उसने एआई सिस्टम डेवलप करा है और उसका जो मॉडल ट्रेन करा है वो डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से करा है। ध्यान से सुनना, डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से करा है, जैसे जापान, यूएसए की सारी डेवलप्ड कंट्रीज है। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी डेवलप हुआ नहीं है, डेवलपिंग के प्रोसेस में है वो। तो उस सिस्टम को अगर हम जो वेस्टर्न डेटा पे है अभी, तो वो पुअरली परफॉर्म करेगा इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, पुअर परफॉर्म करेगा। अब इसका ग्लोबल गोल क्या है हमारे पास, कि हम इंश्योर कर सके कि जो एआई बेनिफिट्स हैं वो पीपल सारे लोगों को यूज कर सके ग्लोबली। ऐसा ना हो कि कुछ कुछ ही लोग यूज कर पा रहे हैं उस चीज को, तो ये ना हो। एंड सिक्स्थ है हमारा टॉपिक, केस स्टडी एआई एंड नाइजीरिया थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझते क्या है, कि नाइजीरिया में अडॉप्ट कर रहे हैं एआई को इन सर्विलेंस, फिनटेक एंड बायोमेट्रिक सिस्टम्स। ठीक है, की इश्यूज इसके ये देखने को मिल रहे हैं नाइजीरिया में, कि प्राइवेसी वायलेशन मिल रहा है, कि मतलब आपका डेटा कलेक्ट होएगा विदाउट कंसेंट, आपका मन है चाहे नहीं है बट आपको बायोमेट्रिक्स अपने देने पड़ेंगे। ठीक है, सर्विलेंस का मिस यूज हो रहा है, कि मतलब मान लो कोई इंसान है, उसके इंटेंशंस किसी विमेन को लेकर ठीक नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, वो सर्विलेंस का मिस यूज करे कि उसी वो ही औरत को देखने के लिए। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझ सकते हो इस चीज को, कि जैसे या कोई औरत है वो किसी को ट्रैक कर रही है, किसी बच्चे को ट्रैक करने के लिए, उसका मिस यूज कर रहे हैं लोग सर्विलेंस का। बायसेस का, बायसन के केस में हम ये समझ सकते हैं, जैसे नॉन लोकल डेटा सेट्स हैं वो इनएक्यूरेट रिजल्ट्स हमें दे रहे हैं। डिजिटल डिवाइड हमारे को ये देखने को मिल रहा है कि रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा एक्सेस है ही नहीं, लैक ऑफ एक्सेस है वहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इम्पैक्ट। अब इसके इम्पैक्ट्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, ह्यूमन राइट वायलेशंस, इनइक्वालिटी एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट। मतलब आप देखो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंट्री है, मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो वहां पे कोई एआई का ट्रस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमारे साथ तो ऐसे चोरी हो गई, जैसे घर में मान लो सर्विलेंस का यूज करा है कि उससे पता लगा ले कि अच्छा ये कहाँ पे पैसे रखते हैं, किस टाइम सोते हैं, किस टाइम बाहर जाते हैं, क्या है, और उसी टाइम उन्होंने चोरी करवा दी, तो लॉस ऑफ ट्रस्ट रहेगा। लेसन इससे क्या रहेगा, कि एक स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ रेगुलेशंस है, कि मतलब ऐसा ना हो कि आप फुली एआई पे डिपेंडेंट हो, आपको यही नहीं पता कि एआई को पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें। एंड आई गेस दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट 4। तो ये है हमारा केस स्टडी एआई एथिक्स इन लैक रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लैग की फुल फॉर्म देखना है, विच इज लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन्स इसके कौन कौन से आते हैं, ब्राजील, मेक्सिको एंड अर्जेंटीना।